चैप्टर वाटर इन दी एटमॉस्फेयर। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। बचपन में हम सबने सुना है कि पानी कभी खत्म नहीं होता, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल कहते हैं। यह साइकिल ओशियन, लैंड और एटमॉस्फेयर के बीच कंटिन्यूसली चलता रहता है। देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल। वाटर का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन एमंग ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। एग्जाम्पल, सोचो समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से इवापोरेट होता है, हवा के साथ ऊपर जाके क्लाउड बनाता है, फिर वो पानी बारिश के रूप में जमीन पे गिरता है। ये पानी रिवर, लेक या ग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट होता है और वापस समुद्र में मिल जाता है। इस प्रोसेस में पानी कभी वेस्ट नहीं होता, बस सर्कुलेट होता रहता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को देखते हैं। पूरी दुनिया का पानी डिफरेंट सोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो, पानी का परसेंटेज कहाँ कहाँ कितना है इसको देखते हैं। ओशियन 97.3%। सबसे ज्यादा पानी ओशियन में है, लेकिन ये साल्टी है। आइस कैप 2.0%। ग्लेशियर और आइस कैप में फ्रेश वाटर स्टोर होता है। ग्राउंड वाटर 0.68%। जमीन के नीचे जो पानी स्टोर होता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर लेक 0.009%। ये लेक का पानी पीने के काम आता है। इनलैंड सी एंड साल्ट लेक्स 0.009%। ये साल्टी लेक्स हैं, जैसे डेड सी। एटमॉस्फेयर 0.0019%। हवा में जो पानी वेपर के रूप में होता है। रिवर 0.0001%। सबसे कम पानी रिवर में होता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी को। समझते हैं हवा में पानी कैसे होता है। जब हवा के अंदर वाटर वेपर होता है तो उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी के अलग अलग टाइप्स हैं, आइए इसको देखते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये हवा के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। इसकी मेजरमेंट की बात करें तो ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। की पॉइंट्स इसकी देखते हैं। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। जैसे समुद्र के ऊपर हवा में ज्यादा मॉइस्चर होता है क्योंकि इवापोरेशन ज्यादा होता है, लेकिन कंटिनेंट के ऊपर मॉइस्चर कम होता है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये बताता है कि हवा में कितना मॉइस्चर है उसके मैक्सिमम कैपेसिटी के कंपैरिजन में। इसकी फॉर्मूला होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू एक्चुअल मॉइस्चर अपॉन मैक्सिमम कैपेसिटी इंटू 100। ये परसेंटेज में मेजर होता है। जैसे अगर एक हवा की फुल कैपेसिटी 10 ग्राम पर मीटर क्यूब है और उसमें 5 ग्राम पर मीटर क्यूब वाटर वेपर है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% होगा। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये हवा के अंदर वाटर वेपर का मास को हवा के टोटल मास से कंपेयर करता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज से इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से ये एक्यूरेट होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी समुद्र के पास ज्यादा और डेजर्ट एरिया में कम होता है। अब सैचुरेटेड एयर, जिसमें 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। जब हवा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक मॉइस्चर होल्ड कर लेता है तो उसे सैचुरेटेड एयर कहते हैं। अगर और मॉइस्चर ऐड करेंगे तो कंडेंसेशन यानी कि पानी का लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा। कैसे होता है ये देखते हैं। या तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ाओ यानी कि मॉइस्चर ऐड करो, या टेम्परेचर कम करो क्योंकि ठंडी हवा कम मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100%। जब हवा में अभी भी और मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है तो उसे अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं। जैसे डेजर्ट एरिया में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है क्योंकि हवा अभी और मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। अब बात करते हैं ड्यू पॉइंट।
वो टेम्परेचर जहां हवा सेचुरेटेड हो जाती है और कंडेंसेशन शुरू होता है उसे ड्यू प्रोसेस कहते हैं। जब हवा कूल होती है और ड्यू पॉइंट तक पहुंचती है तो वाटर वेपर लिक्विड वाटर या ड्यू के रूप में गिरता है। जैसे रात के टाइम हवा ठंडी होती है और जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक गिरता है तो ड्यू ड्रॉप ग्रास या कार के सरफेस पे दिखते हैं। अब बात करते हैं इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। पानी का नेचर है बदलते रहना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना इस प्रोसेस का हिस्सा है। दो की प्रोसेस हैं जो वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फर्स्ट इवापोरेशन एंड सेकंड कंडेंसेशन। चलिए समझते हैं। इवापोरेशन, जब लिक्विड पानी हीट की वजह से गैसियस फॉर्म में बदल जाता है, इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। जैसे सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी इवापोरेट होकर हवा में चला जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब पानी लिक्विड से गैस में बदलता है, उस प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। इस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ये हीट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए पानी को गैस में कन्वर्ट करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन को देखते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है पानी का इवापोरेशन रेट भी बदलता है। जैसे गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। एयर मॉइस्चर कंटेंट, अगर हवा ड्राई है यानी कि लो ह्यूमिडिटी है तो इवापोरेशन ज्यादा होता है। जैसे डेजर्ट एरिया में हवा ड्राई होती है इसलिए इवापोरेशन ज्यादा होता है। एयर मास, एयर मूवमेंट, हवा के मूवमेंट से सेचुरेटेड एयर यानी कि जो मॉइस्चर से भरी हुई होती है रिप्लेस हो जाती है अनसेचुरेटेड एयर से, जो इवापोरेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे ज्यादा हवा चलने पर कपड़े और जल्दी सूखते हैं। एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर इवापोरेशन को बढ़ाता है। वाटर सेलिनिटी, साल्ट वाटर का इवापोरेशन रेट फ्रेश वाटर से कम होता है। जैसे समुद्र का पानी इवापोरेट होता है लेकिन साल्ट पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं इवापोरेशन वेरिएबिलिटी, ग्लोबल पैटर्न। इक्वेटर के पास इवापोरेशन ज्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। पोल्स के पास इवापोरेशन कम होता है क्योंकि वहां टेम्परेचर लो होता है। वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक, ये एरिया ग्लोबली सबसे ज्यादा इवापोरेशन शो करता है। अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। जब वाटर वेपर हीट लॉस करके लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे रात को हवा ठंडी होने पर पानी वेपर कंडेंस होकर ड्यू बनाता है। सब्लिमेशन, जब वाटर वेपर डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है बिना लिक्विड फेज के, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में वाटर वेपर डायरेक्टली फ्रोस्ट बनता है। अब कंडीशन फॉर कंडेंसेशन को देखते हैं। टेम्परेचर का ड्यू पॉइंट तक गिरना, जब हवा का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक गिरता है तो कंडेंसेशन शुरू होती है। वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कम होना, जब हवा का वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कम हो जाए तो कंडेंसेशन एक्सेलरेट होता है। मॉइस्चर एडिशन, जब हवा में और मॉइस्चर ऐड होता है तो कंडेंसेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, कंडेंसेशन होने के लिए हवा में टाइनी पार्टिकल्स का होना जरूरी है जिनके ऊपर वाटर वेपर कंडेंस हो सके। जैसे डस्ट, स्मोक, पोलन, साल्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। ये पार्टिकल सरफेस प्रोवाइड करता है जहां वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में होते हैं। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंडेंसेशन को देखते हैं। टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर कंडेंसेशन को प्रमोट करता है। ह्यूमिडिटी, जब हवा का रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो कंडेंसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एयर मूवमेंट, हवा का काल्म होना कंडेंसेशन को प्रमोट करता है क्योंकि सैचुरेटेड एयर डिस्टर्ब नहीं होती। अल्टीट्यूड और प्रेशर चेंजेस, जब अल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गिरते हैं जो कंडेंसेशन को प्रमोट करता है। जैसे माउंटेन के पास क्लाउड और फॉग ज्यादा दिखते हैं। अब बात करते हैं
फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। जब हवा में वाटर वेपर कूल होकर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में बदलती है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ये कंडेंसेशन का रिजल्ट डिपेंड करता है कि ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है या नीचे। चलिए इनको समझते हैं। ड्यू पॉइंट ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट। ड्यू, जब हवा में मॉइस्चर कूलर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में डिपॉजिट होता है तो उसे ड्यू कहते हैं। जैसे सुबह के टाइम पत्ते और गाड़ियों के सरफेस पर पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। आइडियल कंडीशन फॉर ड्यू फॉर्मेशन को देखते हैं। क्लियर स्काई, क्लाउड नहीं होते तो अर्थ का सरफेस जल्दी कूल होता है। काल्म एयर, हवा के मोशन के बिना हीट लॉस ज्यादा होता है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हवा में ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए। कोल्ड और लॉन्ग नाइट, रात काफी ठंडी और लंबी होनी चाहिए। अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाए तो फ्रॉस्ट बनता है। अब फॉग की बात करते हैं। फॉग एक क्लाउड है जो अर्थ के सरफेस के बहुत पास या उस पर ही बनता है। जब हवा का टेम्परेचर अचानक गिरता है और हवा में मौजूद मॉइस्चर कंडेंस होकर डस्ट पार्टिकल के आसपास सेटल होता है, जैसे सर्दियों में सुबह के वक्त फॉग का छा जाना। आइडियल कंडीशन फॉर फॉग फॉर्मेशन। हाई ह्यूमिडिटी, हवा में मॉइस्चर ज्यादा हो। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के करीब हो। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, डस्ट या स्मोक पार्टिकल होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉग को देखते हैं। कूलिंग फॉग, रेडिएशन फॉग, नाइट कूलिंग के वजह से बनता है, जैसे ठंडी रात के बाद सुबह का फॉग। एडवेक्शन फॉग, जब वार्म एयर कोल्ड सरफेस के ऊपर मूव करती है, जैसे कोस्टल एरिया में फॉग जब वार्म ओशियन और ओशियन एयर कोल्ड लैंड के ऊपर जाती है। अब स्लोप फॉग, जब हवा स्लोप के ऊपर उठती है और कूल हो जाती है। अब इवापोरेशन फॉग, स्टीम फॉग, वाटर वेपर के ऊपर जब कोल्ड एयर आती है, जैसे लेक या रिवर के ऊपर दिखने वाला फॉग। अब बात करते हैं मिस्ट। मिस्ट फॉग से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रखती है लेकिन शॉर्ट लिव होती है। इसमें ह्यूमिडिटी 75% से ज्यादा होती है और ये माउंटेनस रीजन में होता है। मिस्ट का फॉग से डिफरेंस ये है कि मीग का फॉस्ट से डिफरेंस ये है कि मिस्ट थोड़ी क्लियर होती है और विजिबिलिटी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं हेज। जब विजिबिलिटी लो हो जाती है लेकिन ह्यूमिडिटी कम होती है, यानी कि 75% से नीचे, तो उसे हेज कहते हैं। अनइवन लाइट रिफ्लेक्शन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पार्टिकल्स के कारण होता है। स्मॉग, स्मॉग एक कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का। ग्रेइश या ब्राउनिश हेज सर्किट का अपीयरेंस होता है और ये अर्बन या इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन के कारण होता है। टाइप्स ऑफ स्मॉग को देखते हैं। क्लासिकल स्मॉग, जिसे लंदन स्मॉग भी कहते हैं, कोल्ड कंबेशन सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के कारण होता है। इसमें वेदर की कंडीशन कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए। एग्जाम्पल, लंदन में 1952 का ग्रेट स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसा ओजोन, पेन और अल्डिहाइड बनते हैं। समर और सनी डेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल, लॉस एंजल के अर्बन एरिया में स्मॉग जो होता है। अब वोल्केनिक स्मॉग, वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले SO2 गैस और एरोसोल के कारण होता है, जैसे हवाई के वोल्केनिक रीजन में वोल्केनिक स्मॉग कॉमन है। अब बात करते हैं ड्यू पॉइंट लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट, व्हाइट फ्रॉस्ट, जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे हो और मॉइस्चर सॉलिड आइस क्रिस्टल के फॉर्म में डिपॉजिट हो तो उसे व्हाइट फ्रॉस्ट कहते हैं।
कंडीशन ये होनी चाहिए कि सेम एज ड्यू फॉर्मेशन, बस टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए। स्नो, जब वाटर वेपर डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कंडेंस होता है तो स्नो फ्लेक्स बनते हैं, जैसे हिल स्टेशन पे बर्फ गिरना। हेलस्टोन, जब कुमुलोनिम्बस क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट रिपीटेडली फ्रीज और रिफ्रीज करता है तो हेलस्टोन बनते हैं। आंधी के साथ गिरने वाले बर्फ के गोले इसके एग्जाम्पल है। अब सीरस क्लाउड, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड जो आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। थीन और फिदरी क्लाउड जो स्काई में दिखते हैं, इसका ये अपीयरेंस होता है, जैसे क्लियर स्काई के ऊपर पार्ट में व्हाइट स्ट्रिक। अब बात करते हैं क्लाउड। जब हवा में वाटर वेपर कंडेंस होकर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल में बदल जाती है तो क्लाउड बनाते हैं। ये क्लाउड हवा में एक सिग्निफिकेंट अल्टीट्यूड पर बनते हैं और नेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। चलिए समझते हैं। क्लाउड का डुअल इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट, कूलिंग इफेक्ट, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ को कूल रखते हैं। वार्मिंग इफेक्ट, ये हीट को ट्रैप करके अर्थ को वार्म भी करते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड्स को देखते हैं। क्लाउड को 4 बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सीरस, निम्बस, स्ट्रेटस और कोमुलस। चलिए इनको समझते हैं। सीरस क्लाउड, जिसे फीदर जैसा दिखने वाला क्लाउड भी कहा जाता है। ये क्लाउड थीन और फीदर लाइक दिखते हैं। हाइट की बात करें तो बहुत ज्यादा हाइट पर बनते हैं, जैसे 8000 से 12000 मीटर के आसपास। ये आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। इसमें हमेशा व्हाइट कलर का होता है ये। जैसे आपने देखा होगा क्लियर स्काई में हालांकि फीदर वाली सफेद लाइन दिखते हैं, ये सीरस क्लाउड होते हैं। अब निम्बस क्लाउड, जिसे रेन वाले क्लाउड भी कहते हैं। ये क्लाउड शेपलेस और डेंस होते हैं। डार्क ब्लैक या डीप ग्रे कलर के होते हैं। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट हाइट या अर्थ के बिल्कुल पास बनते हैं। स्पेशल टाइप जैसे कोमुलोनिम्बस, ये बहुत ज्यादा वर्टिकली डेवलप होते हैं और स्टॉर्म क्लाउड कहलाते हैं ये। एग्जाम्पल, जब स्काई पूरा काला दिखता है और हैवी रेनफॉल होने लगती है, वो निम्बस क्लाउड के कारण होता है। अब स्ट्रेटस क्लाउड, लेयर वाले क्लाउड भी कहते हैं। ये क्लाउड लेयर्ड होते हैं और पूरे स्काई को ढक लेते हैं। जब हवा कूल होती है या अलग टेम्परेचर वाले एयर मासेस मिक्स होती है तब इसका फॉर्मेशन होता है। ये फ्लैट और एक्सटेंसिव दिखते हैं ये। एग्जाम्पल, सर्दियों में पूरा स्काई ग्रेइश और फ्लैट क्लाउड से ढक जाता है, वो स्ट्रेटस क्लाउड है। अब कोमुलस क्लाउड, कॉटन वाले जैसे क्लाउड दिखते हैं ये क्लाउड कॉटन वूल जैसे दिखते हैं और उनका फ्लैट बेस होता है। ये 4000 से 7000 मीटर के बीच बनते हैं। ये पैचेज में बिखरे होते हैं। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में सफेद और फ्लफी क्लाउड स्काई में दिखते हैं, वो कुमुलस क्लाउड होते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल क्लाउड विथ वर्टिकल डेवलपमेंट। कुमुलस फ्लफी और कॉटन वूल जैसे होते हैं। कुमुलोनिम्बस, ये क्लाउड वर्टिकली काफी डेवलप होते हैं और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हैवी रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल क्लाउड्स की। क्लाउड का फॉर्मेशन कंडेंसेशन के कारण होता है, लेकिन कुछ स्पेशल क्लाउड होते हैं जो यूनिक कंडीशन में बनते हैं। इन क्लाउड का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन प्रोसेस अलग होता है। चलिए इनको समझते हैं। फर्स्ट, लेंटिकुलर क्लाउड, लेंस जैसा क्लाउड भी कहा जाता है इसे। लेंटिकुलर क्लाउड का शेप लेंस या सॉसर जैसा होता है। ये क्लाउड माउंटेन्स या किसी और ऑब्स्टिकल के पास बनते हैं जब हवा वेवी फ्लो में मूव करती है। फॉर्मेशन देखते हैं इसके। जब हवा
एक ऑब्स्टेकल जैसे कि माउंटेन के ऊपर से वेवी पैटर्न में फ्लो करती है। हवा ऊपर उठती है जिससे एडियाबेटिक कूलिंग होता है और वाटर वेपर कंडेंस होकर क्लाउड बनाता है। हवा के नीचे आने पर इवापोरेशन होती है, इसलिए क्लाउड के एड्स डिफाइन और क्लियर दिखते हैं। ये क्लाउड टर्बुलेंस का सिग्नल देते हैं, इसलिए पायलट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल, आपने कभी क्लियर स्काई में माउंटेन्स के पास सॉसर लाइक क्लाउड देखा होगा, वो लेंटिकुलर क्लाउड है। अब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये क्लाउड पोलर रीजन के स्ट्रेटोस्फेयर में बनते हैं 15,000 से 25,000 मीटर हाइट के लगभग। इनका अपीयरेंस इरिडेसेंट या मदर ऑफ पियर्ल जैसे होता है, यानी कि शाइनी कलरफुल। इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं। विंटर सीजन में जब पोलर स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर बहुत लो होता है तो वाटर वेपर आइस क्रिस्टल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कंडेंस होकर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनाते हैं। ये क्लाउड ओजोन डिप्लीशन से भी लिंक है क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, पोलर रीजन के विंटर स्काई में जो कलरफुल और शाइनी क्लाउड दिखते हैं वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं। अब नॉक्टिलुसेंट क्लाउड, नाइट शाइनिंग क्लाउड भी कहते हैं। ये अर्थ के सबसे ऊंची क्लाउड होती है जो मीजोस्फीयर में बनते हैं 80 to 90 किलोमीटर हाइट पर। ये आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। ये सिर्फ रात के टाइम दिखते हैं जब सनलाइट उनको इल्यूमिनेट करते हैं। फॉर्मेशन देखते हैं इसके। मीजोस्फीयर में जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो वाटर वेपर आइस क्रिस्टल में कंडेंस हो जाता है। ये क्लाउड्स सिर्फ तब दिखते हैं जब सन हॉरिजन के नीचे होता है और सन उन क्लाउड को इल्यूमिनेट करते हैं। इनका नाम नॉक्टिलुसेंट है क्योंकि ये नाइट शाइनिंग क्लाउड है। ये हाई अल्टीट्यूड और कोल्ड कंडीशन का सिग्नल देता है। एग्जाम्पल, अगर रात के टाइम स्काई में शाइनी और ब्लू व्हाइट क्लाउड दिखते हैं तो वो नॉक्टिलुसेंट क्लाउड है। अब क्लाउड का इम्पैक्ट देखते हैं अर्थ पर। थिक लो क्लाउड, ये सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके अर्थ के सरफेस को कूल करते हैं, जैसे स्ट्रेटस क्लाउड जो पूरे स्काई को ढक देता है। हाई थिन क्लाउड, ये सनलाइट को ट्रांसमिट करता है और आउटगोइंग इंफ्रारेड हीट को ट्रैप करके अर्थ को वार्म करते हैं। एग्जाम्पल, सीरस क्लाउड जो हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है मॉइस्चर का रिलीज जो वाटर वेपर के कंडेंसेशन के बाद होता है। ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, हेलस्टॉर्म्स और फ्रीजिंग रेन। चलिए इनको समझते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट, रेनफॉल। जब कंडेंसेशन के बाद मॉइस्चर लिक्विड वाटर के फॉर्म में अर्थ पर गिरती है तो उसे रेनफॉल कहते हैं। यह सबसे कॉमन फॉर्म है और इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा होती है। जैसे मानसून के समय जो बारिश होती है वो रेनफॉल का एग्जाम्पल है। स्नोफॉल, जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होती है यानी कि 0 डिग्री से कम, तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स में स्नोफॉल्स गिरते हैं। यह मेनली पोलर रीजन और हाई एल्टीट्यूड एरिया में होता है, जैसे शिमला या गुलमर्ग में जो बर्फ गिरती है वो स्नोफॉल है। अब स्लीट। स्लीट फ्रोजन रेनड्रॉप का फॉर्म है। ये तब होता है जब एक लेयर में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। रेनड्रॉप्स नीचे गिरते हुए फ्रीज हो जाते हैं, जैसे विंटर के समय जब हल्की बर्फ और पानी मिक्स होकर गिरते हैं। हेलस्टॉर्म आइस के छोटे गोल टुकड़े होते हैं जो रेन वाटर ड्रॉपलेट्स के सोलिडिफाई होने से बनते हैं। ये कोल्डर लेयर के थ्रू जब ड्रॉपलेट्स पास करते हैं
तब सोलिडिफाई होते हैं। हेलस्टॉर्म के अंदर कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं, जैसे ओनियन का लेयर्स होता है वैसा ही। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कभी समर स्टॉर्म के समय छोटे आइस के टुकड़े गिरते हैं जो हेलस्टॉर्म है। अब फ्रीजिंग रेंस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है और हल्की बारिश होती है तो वो फ्रीजिंग रेन बन जाती है। ये पानी ग्राउंड पर गिरने से पहले ही फ्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में बारिश के पानी का आइस का फॉर्म में गिरना। अब बात करते हैं वीरगा। ये एक स्पेशल केस है जिसमें रेन ड्रॉप्स हवा में ही इवापोरेट हो जाते हैं और जमीन तक नहीं पहुंचते। ये तब होता है जब हवा ड्राई होती है। एग्जाम्पल, ड्राई डेजर्ट रीजन में क्लाउड से गिरते हुए पानी हवा में ही डिसअपियर हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल की। कॉन्वेंशनल रेनफॉल कैसे होती है ये इसको देखते हैं। जब सूरज की गर्मी से जमीन का टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर जाके हवा एक्सपेंड होती है, कूल डाउन होती है और कंडेंसेशन होता है। इसे कोमुलस क्लाउड बनते हैं और हैवी रेनफॉल होती है। कहाँ ज्यादा होती है ये इसको देखते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में और कंटिनेंट के इनर एरिया में होती है। ये रेनफॉल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन थंडर और लाइटनिंग के साथ होती है। एग्जाम्पल, अफ्रीका का इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रोज दोपहर के समय बारिश होती है। ये कन्वेंशनल रेनफॉल है। अब बात करते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। कैसे होती है ये? जब मॉइस्चर कंटेनिंग एयर एक माउंटेन से टकराती है तो हवा ऊपर उठने पर कूल होती है। कूलिंग से कंडेंसेशन होता है और बारिश गिरती है। माउंटेन्स के विंडवार्ड साइड पर ज्यादा रेनफॉल होती है। लीवार्ड साइड पर हवा डिसेंट करते वक्त वार्म होती है, जिससे मॉइस्चर अब्जॉर्ब होता है और ये एरिया ड्राई बन जाता है। अब बात करते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे होता है ये साइक्लोन्स और वेदर फ्रंट के साथ एसोसिएट होती है। जब वार्म और कोल्ड एयर मासेस मिलते हैं तो कंडेंसेशन होता है और वाइड स्प्रेड रेनफॉल होती है। टाइप्स ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल। ट्रॉपिकल साइक्लोन, वार्म ट्रॉपिकल ओशियन पर बनते हैं। एग्जाम्पल, हुरिकेन्स, टाइफॉन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये मिड लेटीट्यूड रीजन में बनते हैं। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के समय कोस्टल एरिया पर हैवी रेनफॉल होती है। अब बात करते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल दुनिया के अलग अलग रीजन में अनइक्वल होती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली लेटीट्यूड, विंड पैटर्न, ओशियन करंट और टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। चलिए इनको समझते हैं। रेनफॉल का ग्लोबल पैटर्न। इक्वेटर से पोल तक रेनफॉल कैसे कम होती है इसको देखते हैं। इक्वेटर के पास हमेशा ईयर राउंड रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ हाई टेम्परेचर और कांस्टेंट राइजिंग एयर करंट होता है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं रेनफॉल स्टेडली कम होती जाती है। पोल्स पर कोल्ड एयर मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती, इसलिए रेनफॉल काफी कम होती है। एग्जाम्पल, इक्वेटर रीजन लाइक अमेज़न बेसिन में हैवी रेनफॉल होती है। आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन में एक्सट्रीमली लो रेनफॉल होती है। अब कोस्टल एरिया वर्सेस इनलैंड रीजन को देखते हैं। कोस्टल एरिया में रेनफॉल ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ मॉइस्चर कंटेन विंड ओशियन से आकर प्रेसिपिटेशन करते हैं। इनलैंड रीजन में मॉइस्चर कम होता है, इसलिए रेनफॉल कम होती है। जैसे मुंबई कोस्टल सिटी में ज्यादा बारिश होती है, लेकिन राजस्थान के डेजर्ट एरिया में इनलैंड होने के कारण बारिश कम होती है। लेटीट्यूडल जोन्स ऑफ रेनफॉल को देखते हैं। लेटीट्यूड्स 35 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा रेनफॉल होती है क्योंकि यहाँ से ईस्टर्ली विंड मॉइस्चर लेकर आते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पर जाने तक विंड का मॉइस्चर कम हो जाता है, इसलिए रेनफॉल ग्रेजुअली कम हो जाती है।
एग्जाम्पल, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना और यूएसए में ज्यादा रेनफॉल होती है। लेटीट्यूड 45 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ वेस्टर्ली विंड रेनफॉल लेकर आती है। वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे सबसे पहले रेनफॉल होती है। ईस्टवर्ड जाने पर मॉइस्चर कम होने लगता है, इसलिए रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल, वेस्टर्न यूरोप का यूके और आयरलैंड में ज्यादा बारिश होती है। ईस्टर्न यूरोप में कंपेरेटिवली कम रेनफॉल होती है। अब बात करते हैं रेनफॉल रीजन। हैवी रेनफॉल रीजन ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर एनुअली। इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ ईयर राउंड बारिश होती है। कोस्टल मानसून रीजन में मानसून विंड मॉइस्चर लेकर आते हैं और हैवी रेनफॉल होती है। विंडवार्ड साइड ऑफ कोस्टल माउंटेन में मोस्ट विंड जब माउंटेन से टकराते हैं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। एग्जाम्पल, अमेज़न बेसिन वेस्टर्न घाट का विंडवार्ड साइड यानी कि केरला वाले रीजन, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये सब में देखा गया है। अब मॉडरेट रेनफॉल रीजन 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअली। वेरी हैवी रेनफॉल एरिया के एडजेसेंट रीजन में मॉडरेट रेनफॉल होती है। कोस्टल रीजन इन वार्म टेम्परेचर जोन में भी मॉडरेट रेनफॉल होती है। एग्जाम्पल, यूएस के साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन और मेडिटेरियन के कुछ पार्ट हैं जहां ये होती है। इनएडेक्वेट रेनफॉल रीजन 50 to 100 सेंटीमीटर एनुअली। टेम्परेचर रीजन के ईस्टर्न पार्ट, यहाँ विंड का मॉइस्चर लिमिटेड होता है। टेम्परेचर रीजन के इंटीरियर में देखें तो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में मॉइस्चर कम होने के कारण रेनफॉल कम होती है। एग्जाम्पल, यूएसए के ईस्टर्न इंटीरियर और अफ्रीका के सवाना रीजन। अब लो रेनफॉल रीजन लेस देन 50 सेंटीमीटर एनुअली। रेन शेडो रीजन, जब मॉइस्चर विंड माउंटेन के एक साइड बारिश करते हैं तो दूसरी साइड लीवार्ड साइड जिसे कहते हैं वो ड्राई होती है। ट्रॉपिकल रीजन के वेस्टर्न पार्ट को देखें तो यहाँ कोल्ड ओशन करंट और ड्राई ट्रेड विंड के कारण रेनफॉल कम होती है। एग्जाम्पल, राजस्थान का रेन शेडो एरिया वेस्टर्न घाट के लीवार्ड साइड है। अंटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका और सहारा डेजर्ट अफ्रीका में देखा जाता है।